Hello dear students, welcome back to online class. Today we will discuss about the net export expenditure. आज हम measurement of national income में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सपेंडिचर मेथड. व्हाट इज एक्सपेंडिचर मेथड? 1 ईयर में कंट्री में जितनी भी कमोडिटीज की प्रोडक्शन होती है और गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर जो भी इन्वेस्टमेंट पे पैसा खर्च करते हैं या एक्सपेंडिचर करते हैं, उस एक्सपेंडिचर को ऐड करके हम क्या है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं. तो हमने जो एक्सपेंडिचर मेथड के 4 कंपोनेंट्स थे, लाइक जैसे फर्स्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड लास्ट नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर के बारे में हमने डिस्कस किया. 3 जो हमारे मेन कंपोनेंट्स थे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, रीड किया था. और आज हम नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर? नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर net export means the difference between export minus import. नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. मींस कि हमारी कंट्री में जो भी प्रोडक्शन हुई है वो मटेरियल जब हम प्रोडक्ट को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज में या फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं मटेरियल को, तो जितना मटेरियल हम एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करेंगे उन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहते हैं? नेट एक्सपोर्ट. सपोज लाइक कि जैसे इंडिया से हमने 50,000 का मटेरियल प्रोडक्ट है जो बाहर इंपोर्ट किया है फॉरेन कंट्रीज में, एंड इंपोर्ट हमने 20,000 प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया फॉरेन से, तो जो इनमें डिफरेंस है वो कितना होगा? 50,000 माइनस 20,000, 30,000. दिस इज नेट एक्सपोर्ट. अब देखो नेट एक्सपोर्ट तो हमने फाइंड कर लिया व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट, बट मेनली हमने जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड का हमारा 4th कंसेप्ट है नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर. मींस कि जो इंडिविजुअल पर्सन है या बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट जो भी इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पे जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर. व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर? द एक्सपेंडिचर incurred by individuals, businessmen and government on import. दी एक्सपेंडिचर वो खर्च जो इनकर्ड बाय इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू किया जाता है, बिजनेसमैन के थ्रू किया जाता है एंड द गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है. कहाँ पे? इंपोर्ट्स पे. इंपोर्ट गुड्स के ऊपर जो भी पैसा खर्च किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर. लाइक जैसे कि कोई भी बिजनेसमैन है, उसने प्रोडक्शन करनी है कमोडिटीज की, तो प्रोडक्शन करने के लिए अगर मशीनरी वगैरह उन्हें चाहिए, या फिर हमारी कंट्री में ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे हम मशीनरी वगैरह को तैयार करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो मशीनरीज को प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? मशीनरी के लिए जो भी हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, मशीन को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो रॉ मटेरियल हमें क्या है? फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है. क्लियर है? तो जो भी गवर्नमेंट के थ्रू या बिजनेसमैन के थ्रू प्रोडक्शन के लिए कोई भी रॉ मटेरियल फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि हम नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. ओके, तो ये थे हमारे 4 कंपोनेंट. नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि अगर हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो मेनली जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेंडिचर के मेनली कौन कौन से पार्ट्स होते हैं?
अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू, तो एक्सपेंडिचर मेथड के मेनली कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर। तो ये क्या है हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के 4 कंपोनेंट्स। इन 4 कंपोनेंट्स के थ्रू जितना भी एक्सपेंडिचर किया गया है 1 ईयर में, उस एक्सपेंडिचर को ऐड करके हम क्या है नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। लाइक जैसे कि कंजम्पशन की, जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड सेक्टर है वो कंजम्पशन पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं 1 ईयर में, एंड जो प्रोड्यूसर है इन्वेस्टमेंट पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए कितना पैसा खर्च करती है, एंड कंट्री में से, अब फॉरेन कंट्री से हम जो भी इंपोर्ट मंगवाते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो उनका डिफरेंस होता है नेट एक्सपोर्ट, तो वो कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो जो 4 एक्सपेंडिचर है, इससे हम क्या है नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, ठीक है। ये जो 4 एक्सपेंडिचर हैं, तो ये किसका फॉर्मूला है? मेनली जीडीपी एमपी। 15 चैप्टर में हमने देखा था कि जीडीपी एमपी क्या होती है? द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, ठीक है, कंट्री में जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए गए हैं, ओके। और जीडीपी एमपी इक्वल होती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर, ओके। तो नेशनल इनकम के थ्रू अगर एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने के वेरियस मेथड कौन कौन से हैं? पार्ट्स, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर। जब हम इन 4 कंपोनेंट्स को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमारे पास आ जाएगा। अब देखो कि अगर हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फाइंड करनी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन। तो जो भी एक्सपेंडिचर मेथड के 4 कंपोनेंट्स थे उनको ऐड करके प्लस करके हमने क्या फाइंड की? जीडीपी एमपी, बिकॉज जीडीपी एमपी का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर। अब देखो अगर हमने एनएनपीएफसी नेशनल इनकम फाइंड करनी है तो जीडीपी एमपी से फर्स्टली हम कहाँ पे आएंगे? एनएनपीएमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखो अगर जीडीपी से हमने एनएनपी पे आना है, डोमेस्टिक से हमने नेशनल लेवल पे आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब अब्रॉड से कितनी इनकम जनरेट हुई है उसे प्लस कर देंगे माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स जो भी प्रोडक्शन के लिए कैपिटल गुड्स यूज करते हैं उनमें जो टियर वियर होती है तो उसको हम डेप्रिशिएट कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। ग्रोस से हमने अगर नेशनल लेवल पे आना है तो हम क्या करेंगे? नेट वैल्यू पे आना है तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन होते हैं उसे क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। एंड डोमेस्टिक से जब नेशनल लेवल पे आना है तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से को भी इंक्लूड कर देते हैं। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन। अब देखो हम एनएनपीएफसी इजीली फाइंड कर सकते हैं। एनएनपीएफसी क्या होती है? नेशनल इनकम। एनएनपीएफसी इक्वल टू नेशनल इनकम। तो अब देखो एनएनपीएमपी से हमने एनएनपीएफसी पे आना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है, तो हम क्या करेंगे? एनएनपीएमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी।
जब भी हमने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं कमोडिटी पे, मार्केट प्राइस है 2 रुपीज का इनडायरेक्ट टैक्स लगा है तो उसे हम माइनस कर देंगे, एंड जो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है, हेल्प प्रोवाइड करवाती है, उसे हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हमारी नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को हमने देखा कि प्रोडक्शन मेथड के थ्रू, इनकम मेथड के थ्रू एंड एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं। प्रोडक्शन मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए 1 ईयर में कंट्री में जितनी भी प्रोडक्शन हुई है, ठीक है, या फिर अब्रोड में की है इंडियन पर्सन ने, तो उससे जितनी भी मनी क्रिएट होगी उसे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। इनकम मेथड में हम क्या करते हैं कि जितनी भी कंट्री में इनकम जनरेट हुई है उसको फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट करके फैक्टर इनकम को प्लस करके हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते हैं कि 1 ईयर में कंट्री में जितने भी जो प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर्स है, ठीक है, उनसे जितना भी एक्सपेंडिचर किया जाता है, ठीक है, अपनी डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको ऐड करके हम क्या है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है डिफिकल्टीज टू मेजरमेंट नेशनल इनकम। ये हमने 15 चैप्टर में भी देखा था कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने में मेनली क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो फर्स्टली जो सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है उनकी इनकम को हम डिफिकल्ट होता है नेशनल इनकम में कैलकुलेट करने में, ठीक है। सेकंड, इलीगल एक्टिविटीज, मतलब कि जो गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसैक्शंस नहीं होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, गवर्नमेंट की बाउंड्री के बाहर जो भी ट्रांसैक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसकी वजह से भी नेशनल इनकम में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बिकॉज जो भी गवर्नमेंट के बाहर ट्रांसैक्शन होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो क्या है, एक तरह से इलीगल एक्टिविटीज होती है, लीगल एक्टिविटीज नहीं होती है, ठीक है। लाइक जैसे कि मैंने आपको ब्लैक मार्केटिंग की एग्जांपल दी थी, तो वो स्टॉक अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांसैक्शन है वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती है, गवर्नमेंट के आउटसाइड बाहर होती है ये ट्रांसैक्शन, ठीक है। और मोस्टली जो पीपल होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स वगैरह हो गए, कोई सेलर्स वगैरह हो गए, तो वो क्या होते हैं, इलिटरेट होते हैं। तो इसीलिए जो ज्यादातर ट्रांसैक्शन है वो किस फॉर्म में की जाती है, बार्टर सिस्टम के थ्रू। बार्टर सिस्टम मतलब कि एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी विद कमोडिटी। बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी विद कमोडिटी। मतलब कि जब 2 पर्सन हैं, 2 पर्सन एक दूसरे के साथ कोई भी थिंग एक्सचेंज करते हैं, गुड्स, तो एक चीज को दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, तो अगर लाइक जैसे 1 पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ओके, 1 पर्सन को एप्पल चाहिए और सेकंड पर्सन को वीट चाहिए, ठीक है। और वीट किसके पास है, 1 पर्सन के पास। 1 पर्सन क्या करेगा, सेकंड पर्सन, वीट किसके पास है, 1 पर्सन के पास। फर्स्ट पर्सन क्या करेगा, सेकंड पर्सन को वीट प्रोवाइड करवा देगा, और सेकंड पर्सन के पास एप्पल है, वो फर्स्ट पर्सन को एप्पल प्रोवाइड करवा देगा। मतलब कि इन दोनों पर्सन में जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो किस फॉर्म में हुई है, कमोडिटी की फॉर्म में। मतलब कमोडिटी के बदले कमोडिटी एक दूसरे को प्रोवाइड करवा के ट्रांजैक्शन की है उन्होंने, और ये क्या होता है, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि जब हम कमोडिटी के बदले में कमोडिटी को एक्सचेंज करते हैं, तो देखो जो पीपल होते हैं मेनली वो इलिटरेट होते हैं, सो वो क्या करते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो बार्टर सिस्टम के थ्रू करते हैं। तो इसीलिए जो नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए हमारे पास जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होंगी उनकी वैल्यू मनी फॉर्म में होनी चाहिए, मनी की फॉर्म में, ठीक है, तभी हम नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं। बट अगर बार्टर सिस्टम के थ्रू ट्रांजैक्शन की जाती है तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में डिफिकल्टी होती है, ओके। नेक्स्ट है जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं जिनको हम फर्दर रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज करते हैं, तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इनकम मेथड
जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी वैल्यू को अगर हम नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे तो इससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होगी। जो हम नेट नेशनल इनकम फाइंड करना चाहते हैं वो नेट फॉर्म में हम फाइंड नहीं कर सकते। तो ये हमने 15 चैप्टर में भी देखी थी, प्रीवियस चैप्टर में डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, तो यहाँ पे भी चैप्टर में आपको है डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब देखो नेशनल इनकम को जब हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स में जाके इन्वेस्टिगेटर्स या एनएसओ एसएसओ नेशनल इनकम को इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दी। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम मीन्स कि वन स्टेट में जाके जब वो जितने भी प्रोडक्शन हुई है उनकी मनी वैल्यू को लेकर जो डाटा तैयार करते हैं, तो कई बार उसमें थ्योरेटिकल प्रॉब्लम हो जाती है, डाटा को लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। लाइक जैसे प्रोडक्ट का प्राइस 5 था बट लिखने में उन्होंने क्या लिख दिया 6, तो ऐसी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है, ठीक है। मोस्टली जो नेशनल इनकम से रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया जाता है, कई बार वो डाटा क्या है, रिलायबल नहीं होता। रिलायबल मतलब कि जिसपे हम रिलायबल वो होता है जो कंप्लीटली बिल्कुल नेट हो, एक्यूरेट हो हमारे पास। तो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो डाटा है नेशनल इनकम से रिलेटेड कलेक्ट किया जाता है वो भी इनकरेक्ट होता है, ठीक है। कई बार जो डाटा है वो कंप्लीटली रिलायबल नहीं होता। रिलायबल मतलब जिसपे हम इजीली बिलीव कर सके कि ये बिल्कुल करेक्ट डाटा है हमारे पास। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अब देखो जो हमारा लास्ट कंसेप्ट है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का, वो है रिलेशन ऑफ नेशनल इनकम विद इकोनॉमिक वेलफेयर। अब देखो नेशनल इनकम का इकोनॉमिक वेलफेयर के साथ क्या रिलेशन है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी में ही हम ग्रीन अकाउंटिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है उसके बारे में रीड करेंगे। तो देखो नेशनल इनकम और जो इकोनॉमिक वेलफेयर है इन दोनों में क्लोजली रिलेशन होता है, ठीक है। फर्स्टली हम देखेंगे कि इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होती है। इकोनॉमिक वेलफेयर इज अ कंडीशन when both the individual and society is satisfied। are satisfied। What is economic welfare? Economic welfare is a condition, refers to a condition when both means individuals and जो society है वो दोनों क्या है, satisfy होती है, मतलब उनकी हर एक रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो रही है, जो भी डिजायर्स हैं वांट्स हैं वो उनकी कंप्लीट हो रही है, सेटिस्फाई होते हैं। तो इकोनॉमिक वेलफेयर की कंडीशन कब क्या होती है, जब हमारी कंट्री की जो सोसाइटीज हैं, ठीक है, या इंडिविजुअल पर्सन्स है हमारी में, तो वो दोनों क्या है, इक्वली सेटिस्फाई होते हैं, मतलब उनको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, वो होती है इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होती है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक वेलफेयर इज ए वेलफेयर विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन दी टर्म्स ऑफ मनी। इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इकोनॉमिक वेलफेयर है, इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होती है, जिसे हम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली मनी की फॉर्म में, टर्म्स की, मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। इकोनॉमिक वेलफेयर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होती है, जिसे हम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब लोगों के पास अगर मनी लोगों को बेटर प्रोवाइड हो रही है, लोगों के पास पैसा है, तो मतलब वो अपनी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं और उनकी जो वेलफेयर अच्छे से हो रही है, ठीक है। वेलफेयर मतलब उनका जब लाइफ सारी उनकी वांट्स कंप्लीट हो रही है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनका वो भी अच्छा है, हर एक फैसिलिटी उनको प्रोवाइड हो रही है, वो होती है वेलफेयर। वेलफेयर होगी तो हमारी कंट्री की ग्रोथ भी होगी। तो इसीलिए अगर लोगों के पास पैसा है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं, उनकी जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए इकोनॉमिक वेलफेयर हो रही है कंट्री की। बट अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो
वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को भी कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए जो कंट्री में लोगों की इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं हो रही है। अब देखो जो इकोनॉमिक वेलफेयर है एंड नेशनल इनकम इनमें क्लोजली रिलेशन होता है, ठीक है, बिकॉज ये अज्यूम किया गया है कि जैसे जैसे नेशनल इनकम इंक्रीज होती है ना कंट्री की, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक वेलफेयर है, वो भी क्या है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, नेशनल इनकम इंक्रीज होगी मतलब कि लोग ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज हैं, ज्यादा से ज्यादा कंट्री में पैसा जनरेट हो रहा है, ठीक है, क्रिएट हो रहा है। तो अगर कंट्री में जितनी ज्यादा इनकम जनरेट होगी उतनी ही लोगों के पास पैसा आएगा और वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करेंगे, जिससे इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीज होगी। So there is a close relationship between national income and economic welfare because economic welfare is depend upon national income. अब देखो नेशनल इनकम इंक्रीज कैसे होती है, प्रोडक्शन इंक्रीज होने से नेशनल इनकम इज इंक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इंक्रीज होने से गुड्स एंड सर्विसेज की जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ही ज्यादा नेशनल इनकम इंक्रीज होती है। नेशनल इनकम इंक्रीज होने से प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज होने से नेशनल इनकम इंक्रीज होती है। प्रोडक्शन इंक्रीज होने से लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है। फर्स्टली इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंक्रीज होने से क्या होता है, इनकम इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज होने से क्या होता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है तो जो वेलफेयर है वो भी इंक्रीज हो रही है, इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीज। अब देखो लोग ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे तो मतलब कि ज्यादा अगर वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि उनकी जो डिजायर्स है, वांट्स हैं, वो क्या है, सेटिस्फाई हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो प्रोडक्शन इंक्रीज होने से इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होने से लोग ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होने से लोगों की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होगी और इकोनॉमिक वेलफेयर होगी। तो इकोनॉमिक है वेलफेयर एंड नेशनल इनकम में क्लोजली रिलेशन होता है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में देखें तब भी क्या है, नेशनल इनकम, तो जो लोगों की इकोनॉमिक वेलफेयर है वो इंक्रीज होती है। जितना ज्यादा जो भी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी लोगों में इक्वली होगा तो नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वल होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज अनइक्वल बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा तो सोसाइटी में क्या है, टू कैटेगरीज क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है, पुअर सेक्शन एंड रिच सेक्शन। क्योंकि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ लोगों के पास ज्यादा हो रहा है और कुछ लोगों के पास कम हो रहा है। जिन लोगों के पास इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है वो लोग क्या है, रिच हो जाएंगे, एंड जिन पर्सन के पास इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है वो पर्सन क्या है, पुअर हो जाएंगे। तो ऐसे क्या है, सोसाइटी में टू कैटेगरीज, टू सेक्शंस क्रिएट हो जाएंगे, पुअर सेक्शन एंड रिच सेक्शन। क्लियर है। और उसके बाद देखो कि इकोनॉमिक वेलफेयर पे मेन कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑन इकोनॉमिक वेलफेयर। अब देखो इकोनॉमिक वेलफेयर पे किन किन कंपोनेंट्स का इफेक्ट पड़ता है जिससे इकोनॉमिक वेलफेयर कम हो सकती है। फर्स्टली क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम प्रोवाइड हो रही है वो अगर अनइक्वल है तो इससे क्या है, इकोनॉमिक वेलफेयर कम हो जाएगी, ठीक है, इकोनॉमिक वेलफेयर पे इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में क्या है, टू कैटेगरीज क्रिएट हो जाएंगी, रिच एंड पुअर। तो रिच पर्सन तो अपनी हर एक जो भी रिक्वायरमेंट्स है कंप्लीट कर लेंगे, उनकी इकोनॉमिक वेलफेयर तो इंक्रीज हो जाएगी। बट जो पुअर पर्सन है उनके पास अनइक्वल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कम इनकम उनको प्रोवाइड होगी, तो इससे क्या है, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और अगर लोगों की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ये कंपोनेंट है जिसका इकोनॉमिक वेलफेयर पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है मैनर ऑफ अर्निंग इनकम।
अब देखो इनकम अर्न करने का तरीका, अर्न मतलब क्रिएट करने का। सपोज कि अगर जो भी लेबर वगैरह है, ठीक है, काम करते हैं इंडस्ट्रीज में, तो कई कुछ पर्सन हार्डवर्क करते हैं, ठीक है, कुछ लेबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है इनकम के लिए, सैलरीज के लिए। लाइक जैसे कि माइनिंग का काम करते हैं जो, ठीक है, कोल वगैरह को माइनिंग करते हैं खानों में से, ठीक है, या फिर जो मिनरल्स निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ में से, ठीक है। तो मतलब कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं लेबर्स जिनको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, जिससे क्या है माइनिंग के टाइमिंग पे क्या है लोगों की जो लाइफ है, ठीक है, उनकी हेल्थ उस पर बुरा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। कुछ पर्सन वैसे तो 8 आवर्स उनको काम करना चाहिए डे में, पर कुछ पर्सन क्या है पैसा कमाने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, 12 आवर्स वो काम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो हेल्थ है उस पर इफेक्ट पड़ता है। हेल्थ पे इफेक्ट पड़ने से जो भी इनकम उनके पास वर्क करने से क्रिएट हुई है, उस इनकम से फिर वो क्या है अपनी जो भी हेल्थ उनकी खराब हो जाते हैं या कोई डिसीजेज हो जाते हैं तो उस पर खर्च करते हैं। इससे क्या है इकोनॉमिक वेलफेयर कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है मैनर ऑफ स्पेंडिंग इनकम। स्पेंडिंग इनकम, मैनर ऑफ स्पेंडिंग इनकम मतलब कि पर जब भी लेबर कोई भी पर्सन काम करता है तो बदले में उनको इनकम प्रोवाइड होती है, तो उस इनकम को वो कैसे स्पेंड कर रहे हैं। लाइक जैसे कि अब कंट्री में प्रोडक्शन होती है इंडस्ट्रीज वगैरह में, तो वहाँ उससे जो भी धुआं वगैरह निकलता है, ठीक है, तो वो पूरे जो इन्वायरमेंट है उसको पोल्यूट करता है, ठीक है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, जिससे लोगों की जो हेल्थ है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो डिसीजेज हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। तो डिसीजेज उनको हो जाती है, बीमार हो जाते हैं कुछ लोग, तो जो भी इनकम उन्होंने अर्न की होती है उस इनकम को फिर वो क्या है कि हॉस्पिटल्स में मेडिसिन वगैरह के लिए, चेकअप के लिए उस इनकम को वो खर्च करते हैं, जिससे इकोनॉमिक वेलफेयर डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है लोकेशन एट वर्किंग प्लेस। लोकेशन एट वर्किंग प्लेस मतलब कि जहाँ पे लोग वर्क करते हैं उस वो वाला एरिया कैसा है। अगर वो लोकेशन बेटर नहीं है, ठीक है, बेटर लोकेशन नहीं है काम करने की, ठीक है, वहां पे गंदगी वगैरह बहुत ज्यादा है, तो इससे भी लोगों को डिसीजेज हो सकते हैं, ठीक है। तो डिसीजेज होने के कारण उनको वो इनकम क्या है जो इनकम अर्न करते हैं वो उस इनकम को वो कंजम्पशन पे खर्च करने की बजाय अपनी डिसीजेज मतलब बीमारी वगैरह को ठीक करने के लिए, ठीक है, वो क्या है डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन पे उस इनकम को खर्च करते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या बढ़ता है इकोनॉमिक वेलफेयर डिक्रीज हो जाती है। इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीज कैसे होगी जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी वर्क करते हैं तो इससे उनके पास जितनी भी इनकम जनरेट होगी अगर उस इनकम को वो अपनी कंजम्पशन पे, ठीक है, अपनी कंजम्पशन गुड्स पे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च करेंगे तो इससे इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीज होती है। बट अगर लोगों ने पैसा जो भी जनरेट किया है उससे उनकी जो भी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ा है उस पे अगर उस पैसे को खर्च कर रहे हैं तो इकोनॉमिक वेलफेयर डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे दीज आर दी कंपोनेंट्स विच इफेक्ट इकोनॉमिक वेलफेयर। नेक्स्ट कंसेप्ट है ग्रीन अकाउंटिंग। व्हाट इज ग्रीन अकाउंटिंग? ग्रीन अकाउंटिंग में हम क्या है कि जो भी हमारे पास नेशनल इनकम है, ठीक है, नेशनल इनकम को क्रिएट करने से इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट को क्या लॉस होता है उसके ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखो कि मतलब कि 1 ईयर में कंट्री में नेशनल इनकम को क्रिएट करने के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है, तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करने से क्या होता है कि जब भी हम मशीन इंडस्ट्रीज में या फर्म्स में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो मशीनरी वगैरह यूज करने से जो भी रॉ मटेरियल्स होता है, ठीक है, तो वो रॉ मटेरियल क्या रिवर्स में जाके मिल जाता है, जिसकी वजह से जो रिवर्स का वाटर होता है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। और जब वो वाटर एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है तो इससे ह्यूमन की लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। तो मतलब कि प्रोडक्शन करने से क्या होता है कि इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट को लॉस होता है। तो ग्रीन अकाउंटिंग में हम किसके ऊपर स्टडी करते हैं नेशनल इनकम, एंड नेशनल इनकम से इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा है, ओके। तो इसीलिए जो इकोनॉमिक्स है उन्होंने इन्वायरमेंट एडजस्टेड
नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया है। इन्वायरमेंट एडजस्टेड नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम माइनस लॉस ऑफ इन्वायरमेंट। अब देखो इन्वायरमेंट एडजस्टेड नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम टोटल 1 ईयर में कितनी नेशनल इनकम क्रिएट हुई है और नेशनल इनकम को क्रिएट करने से जो इन्वायरमेंट है उस पे क्या लॉस हुआ है, ठीक है, इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा है, उसको माइनस करने पे हमारे पास आ जाएगी इन्वायरमेंट एडजस्टेड नेशनल इनकम। क्योंकि क्या होता है कि नेशनल इनकम को इंक्रीज करने के लिए हम कंट्री में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, पोल्यूशन क्रिएट होता है। फिर होती है ग्रीन अकाउंटिंग। ग्रीन अकाउंटिंग में हम नेशनल इनकम एंड लॉस ऑफ इन्वायरमेंट पे स्टडी करते हैं। थैंक यू।